हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? एग्जामिनेशन का मोमेंटम देखते हुए कैसा लग रहा है ना? वाइब्रेशन बढ़ते जा रहा है ना? क्या होगा? पेपर आने वाला है। पेपर मिलने के बाद भी लोगों के, स्टूडेंट्स के मन में वाइब्रेशन का जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एकदम क्वाइट पीसफुल होकर पेपर मिले, पहले अपने आप से ऊपर वाले की दुआ करो, ऊपर वाले से दुआ मांगो, और साथ ही साथ पेरेंट्स, फादर, मदर, टीचर को रिस्पेक्ट की भावना से देखो कि अब मैं अपने भविष्य के निर्माण में कलम उठा करके अपनी कर्तव्य को निभाने जा रहा हूं। पेपर मिलने के बाद बिल्कुल शांत स्वभाव से होकर के पेपर को 15 मिनट का समय दिया है तब पढ़ने के लिए, पढ़िए उसको, और तब उसके बाद अपना एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है उसको शुरुआत कीजिए। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ। इसके पहले मेरा 13th MCQ सेट आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखे होंगे, अगर समय नहीं मिला होगा तो निश्चित रूप से देख लेंगे। जैक का जो मॉडल था सेट 1, उसको भी हमने कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ रखा है। आइए आज हम एक MCQ का नया सेट नंबर 14 लेकर के आए। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है इफ A क्रॉस B इक्वल टू C, तो A डॉट C का वैल्यू कितना होगा? यदि A क्रॉस B बराबर C, तो A डॉट C का मान कितना होगा? बिल्कुल इजी सवाल। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो C है इसका डायरेक्शन A पर भी परपेंडिकुलर होगा और B पर भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा इज 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री मिल गया, तो A डॉट C का वैल्यू निकालना है। कितना होगा? फॉर्मूला याद कीजिए, A डॉट C बराबर AC cos 90, और cos 90 इज 0, cos 90 इज 0, इसलिए ऑप्शन इज डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? विच वन इज इनकरेक्ट? यहां देखिए A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये है आपको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ये सही है। A क्रॉस B, यहाँ पे जो है A प्लस बी प्लस सी लास्ट टू में ब्रैकेट है, और A प्लस बी फर्स्ट टू में ब्रैकेट है, और प्लस सी, ये कौन सा नियम है? हिंदी में कहते हैं इसको सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ये है A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, ये भी सही है। A क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, दिस इज रॉन्ग, ये दोनों सही नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखिए, A क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा B क्रॉस ए का डायरेक्शन उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इसलिए ऑप्शन दिस इज इनकरेक्ट। इसमें ये करेक्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये करेक्ट है एसोसिएटिव लॉ, ये करेक्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुना का क्रम विनिमय नियम, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखिए, दो वेक्टर दिया हुआ है, A इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, B इक्वल टू -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। देन एंगल बिटवीन A एंड B कितना होगा? A और B के बीच का एंगल निकालना है। तो A और B के बीच का एंगल जब भी आपको निकालने के लिए आए, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट को पहले प्रेफर कीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट की सहायता से आप आसानी से निकाल लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले A डॉट B निकालना है। A डॉट B में आपको तरीका बताए थे, I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1, सीधे सीधे I से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इज -2, J डॉट -2J डॉट दैट इज -2, K कैप डॉट -2 K कैप दैट इज -2, दैट इज -6 आ गया। उसके बाद A का मॉड निकाल लीजिएगा आप यहां से, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3। B का मॉड निकाल लीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 4 4 12, 12 का रूट निकालेंगे 2 √3। तो थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, cos इनवर्स A डॉट B बाय AB, ये हो गया आपको cos इनवर्स A डॉट B आपने निकाला कितना?
-6 और ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 दैट इज 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। इसलिए ऑप्शन इज डी। डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 20 न्यूटन का बल एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण पर कार्य करता है, तो बल के वाई घटक का मान होगा ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्स एट 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, देन वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल बी, कितना होगा? तो आप यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए, देखिए क्या होता है। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये फोर्स है आपका 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का फोर्स है, ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री कोण पर है। ये ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्स एट 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, देन वाई कंपोनेंट इधर का फोर्स कितना होगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 - 30 60 डिग्री हो जाएगा ये। तो एफ वाई निकालेंगे आप, एफ वाई इज एफ साइन 30, साइन 30, एफ इज 20 साइन 30 इज हाफ, दिस इज 2 10 द हाफ, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आ गया। ऑप्शन कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन इज बी। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, दो बराबर सदिशों के परिमाण का मान कितने कोण पर प्रत्येक के बराबर होगा? एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। हर एक के बराबर होना चाहिए। अगर आप 3 वेक्टर लेते हैं, सपोज दैट आप 3 वेक्टर ले लिए, पी क्यू आर, वेक्टर है पी दैट इज इक्वल टू क्यू, और ये हो गया रिजल्टेंट आर। रिलेशन आप जानते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस थीटा ऑल आर इक्वल। कोई एक चीज का यूज कीजिए आप, पी क्यू आर सब इक्वल है, तीनों में से किसी एक को बराबर लेते हैं, तो मान लीजिए आर स्क्वायर ही लेते हैं, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर 2r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, इसको उठा के इधर ले आइए, माइनस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर कॉस थीटा। इसलिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका? माइनस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस हाफ, देयरफॉर थीटा इज 120 डिग्री। 120 डिग्री सेलेक्ट। वेयर इज 120? ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, देखिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, आप जानते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12। इसलिए दिस इज -6 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू -6 10⁻⁻6 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति में मौलिक बल, बेसिक फोर्सेस इन नेचर कौन कौन होता है? 4 फोर्सेस होता है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स या वीक फोर्स कहते हैं उसको, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। यह ऑप्शन दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति में मौलिक बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर हमारे हिसाब से, यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर गए, इसलिए इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं ई नंबर देकर के ऑल। ऑल मतलब सभी है, सभी है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमने दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दीज ऑल 4 आर बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा ई नंबर, आप रखिएगा कि ऑल, सभी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, प्रकृति के मौलिक बलों की प्रबलता का क्रम कौन सा है? कौन सा फोर्स सबसे कमजोर है, उससे अधिक ताकतवर कौन है, उससे अधिक ताकतवर कौन है, और सबसे अधिक ताकतवर कौन है? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, कई बार देखेंगे सेट जो हमने डाला है उसमें भी दिए थे हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का बेसिक फोर्सेस नेचर में कौन सा पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर
वो लास्ट पोजीशन है। हमने ऑर्डर लिखा है, प्रकृति के मौलिक बलों की प्रबलता का क्रम है। देखिए द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक फोर्सेस इन नेचर है Fg, यहाँ पर हमने Fg लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, ग्रेविटेशनल Fw वीक फोर्सेस के लिए, Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, और Fn न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए। Fn न्यूक्लियर फोर्सेस है आपका, Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, Fw वीक फोर्स है, और Fg ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो पहला ऑर्डर है ना, दिस इज करेक्ट। Fg मतलब ये सबसे वीकेस्ट फोर्स हुआ, इससे स्ट्रॉन्गर कौन हो गया Fw ये, उसके बाद इससे ज्यादा ताकतवर कौन है Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है न्यूक्लियर फोर्सेस। इसलिए ऑप्शन इसका आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 1 पारसेक इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स? तो 1 पारसेक और 1 लाइट ईयर दोनों को कंपेयर करके निकालेंगे आप, तो दैट इज इक्वल टू 3.26, मतलब 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी मापने का कौन सा मात्रक होता है? द यूनिट ऑफ मेजरिंग एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। ये भी डिस्टेंस मेजर करने का है, ये भी डिस्टेंस मेजर करने का है, ये भी डिस्टेंस मेजर करने का है। लाइट ईयर, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहते हैं, खगोलीय मात्रक। तो आप याद रखेंगे सी खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजर द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। एक इक्वेशन यहां दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13, देखिए समीकरण इक्वेशन V इक्वल टू A1 साइन A2t। उसमें V कह रहा है वेलोसिटी है, क्वेश्चन पर देखिए आप, V वेलोसिटी है, वेग है, और T समय, वो सेकंड में है, समय T सेकंड में है। तो कहते हैं कि A2 का डायमेंशन क्या होगा? A2 का डायमेंशन क्या होगा? तो A2 यहां पर देखिए A2t, यहां पे है V इक्वल टू A1 साइन A2t, और फॉर्मूला आप जानते हैं V इक्वल टू A1 साइन थीटा आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट थीटा इक्वल टू दिस, वेयर थीटा मतलब A2 इंटू T इज इक्वल टू थीटा, देयरफोर A2 जो होगा दैट विल बी थीटा बाय T। और डायमेंशन लिखना है तो थीटा है लो डायमेंशन, मतलब M0 L0 T0, और दिस इज T, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका M0 L0 T-1, दिस इज डायमेंशन ऑफ A2, वेयर इट इज M0 L0 T-1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इक्वेशन यहां दिया हुआ है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा ए आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हो गया माध्य निकालने के लिए। इसको कौन से क्या कहा जाता है उसको, तो आप याद रखेंगे RMS एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर उसको कहते हैं, या फिर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन भी कहा जाता है इसको। दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज मानक विचलन। ये भी क्वेश्चन में कभी पूछ देता है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है भारत में भौतिकी के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया किसको कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा को भारत में फिजिक्स का जनक माना जाता है। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा? आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर एक MCQ सेट नंबर अगला हम लेके आ रहे हैं। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, और जो वीडियो पिछले वाला अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो उसको शुरू से आप एक बार नोट कर लेंगे, देख लेंगे। थैंक यू।